अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की इस कोर्ट कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। इस सूरत हाल ने मुलजिम को बौखला कर रख दिया और उसने जाए वारदात से फरार होने की कोशिश की। ताहम इस कोशिश में उसे कामयाबी नहीं हुई और वो पकड़ा गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मकतूल का ड्राइवर भी हरकत में आ गया था, लिहाजा मुलजिम को फौरन पुलिस के हवाले कर दिया गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। दैट्स नॉट ऑल। उसके खामोश होने पर मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, मेरे फाजिल दोस्त, आपने जो कहानी बयान की है वो दर हकीकत पुलिस की रिपोर्ट का अक्स है और इस हवाले से मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहूँगा। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, लेकिन इससे पहले कि आप मेरे 2 सवालों के जवाब देंगे। वकील इस्तगासा उलझन भरे अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने उसे छेड़ने की गर्ज से कह डाला, इजाज़त हो तो मैं सवाल करूं? जी पूछें, क्या पूछना है? वो रुखाई से बोला। मैंने पूछा, सवाल नंबर 1, क्या आपको गैब का इल्म है? अस्तगफिरुल्लाह। वो जल्दी से भड़क कर बोला, आप कैसी कुफ्र की बातें कर रहे हैं? गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को है। बेशक अल्लाह ही को हर गैब और ज़ाहिर का मुकम्मल इल्म है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैंने एक ख़ास मकसद की खातिर आपसे ये सवाल किया था। बहरहाल आपका जवाब मुझ तक पहुँच गया। सवाल नंबर 2। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर टटोलने वाली नज़र से उसकी तरफ देखा तो वो जुज़बुज़ होकर रह गया। मेरे पहले सवाल ने उसे उलझन में डाल दिया था और दूसरे सवाल के हवाले से भी वो ऐसी ही तवक्को कर रहा था। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सवाल नंबर 2 ये है कि क्या आप वक़्वा के वक्त कफील यज़दानी के शोरूम में मौजूद थे और आपने अपनी आंखों से कत्ल की वो वारदात होते देखी थी? आप भी कैसे अजीब व गरीब और बेढंगे सवाल कर रहे हैं? वो नाक भौं चढ़ाते हुए बोला, मेरा इस शोरूम में क्या काम? सियाने कहते हैं कि सवाल पर सवाल नहीं किया करते। मैंने सर्जिश करने वाले अंदाज में कहा, मेरे सवाल की साख्त पर तबसरा करने के बजाय आप इसका सीधा और खरा जवाब दें, जैसा कि आपने पहले सवाल का जवाब दिया है कि क्या आप गैब का इल्म नहीं रखते। उसने नापसंदीदा अंदाज में मुझे देखा और सिर पिटाए हुए लहजे में बोला, मैं वक़्वा के वक्त कफील यज़दानी के शोरूम में मौजूद नहीं था। ओके, दैट्स फाइन। मैंने सर को असबाती जुम्बिश देते हुए सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया और वकील इस्तगासे से पूछा, माय डियर, अगर आपको गैब का इल्म नहीं और आप दिलों का हाल और नीयत का अहवाल नहीं जान सकते तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि 2 लाख कैश की रकम ने मुलजिम के दिल में बेईमानी के जज्बात जगा दिए थे और उसने गन पॉइंट पर पार्टी को लूटने का शैतानी मंसूबा बना डाला था और फिर वो इसी मंसूबे पर अमल करते हुए पकड़ा भी गया। मैंने मुलजिम के मंसूबे के हवाले से जो कुछ भी कहा है वो मुलजिम के अमल से साबित होता है। वो बेजारी से बोला, इसके लिए किसी गैब के इल्म की ज़रूरत नहीं। मुलजिम ने वक़्वा के रोज़ शोरूम में जिस तर्ज अमल का मुजाहरा किया वो इसकी बदनीयती और मुजरिमाना सोच का मुँह बोलता सबूत है। मुँह बोलता सबूत? मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में वकील इस्तगासा के आखिरी अल्फाज को दोहराया और कहा, इसका मतलब है कि मेरा दूसरा सवाल ज़्यादा अहम है और आपने इसका दुरुस्त जवाब नहीं दिया। आपने वक़्वा का नक्शा जितनी तफसील के साथ खींचा है इससे तो यही साबित होता है कि आप वक़्वा के वक्त बनफ्स नफीस वहाँ मौजूद थे और अभी थोड़ी देर पहले आपने मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने अपना आंखों देखा अहवाल बयान किया है। ठीक 11 बजे मकतूल सलीम अख्तर 2 लाख कैश के साथ शोरूम पहुंचा और जब मकतूल ने शोरूम के मालिक को वहां मौजूद न पाकर मुलजिम से उसके बारे में सवाल किया तो जवाब में मुलजिम ने रिवाल्वर निकालकर मकतूल को लूटने की कोशिश की। ताहम मकतूल ने वहां से भागने की गलती की और बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मुलजिम ने पे दर पे मकतूल पर 2 गोलियां चलाईं जो मकतूल की खोपड़ी के अकबी हिस्से में जाकर लगीं और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। बाद अज़ां मैंने सांस संभार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, बाद अज़ां मुलजिम अपनी फरार की कोशिश में बुरी तरह नाकाम रहा और पकड़ा गया, वगैरह वगैरह। आप अपनी इस रनिंग कमेंट्री की क्या तोजी पेश करेंगे मेरे मोहतरम दोस्त? देखें, बात यह है कि वो थूक निकलते हुए बोला, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं वक़्वा के रोज़ जाए वारदात पर मौजूद नहीं था। ये सारी तफसीलात पुलिस की तफ्तीश के नतीजे में सामने आई हैं।
पुलिस की तफ्तीश। मैंने इस्तफसारिया अंदाज में उसे घूरा। फिर तो आपसे बात करना ही फजूल है। थोड़ी देर को रुककर मैंने इस केस के तफ्तीशी अफसर की तरफ देखा और जज से मुखातिब होते हुए मोतबाना लहजे में कहा, जनाब आली, मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त से इस केस के आईओ से चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। इजाज़त है, जज ने फराग दिली से कहा। किसी भी केस के तफ्तीशी अफसर को हर पेशी पर अदालत में मौजूद रहना होता है और उसकी हैसियत इस्तग़ासा के गवाह ऐसी होती है। अगले ही लम्हे जज के इशारे पर आईओ विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। वो ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। मैं जरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। आईओ साहब, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने सवालात का आगाज़ करते हुए कहा। दोस्त मोहम्मद, उसने जवाब दिया। सब इंस्पेक्टर दोस्त मोहम्मद। नाम के साथ ही अपने ओहदे की याद दहानी उसने बहुत ज़रूरी समझी थी। मैंने पूछा, दोस्त मोहम्मद साहब, आप मुलजिम को कितने अरसे से जानते हैं? जब से वो इस केस में मुलविस हुआ है, उसने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि जब से हमने उसे सलीम अख्तर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तवज्जो से पढ़ा है? जी हाँ, कई बार पढ़ा है, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। क्यों, कोई ख़ास बात? ख़ास और आम का फैसला करना तो मुअज़्ज़िज़ अदालत या आने वाले वक्त का काम है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं इस वक्त आपसे मकतूल की मौत के वक्त के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सलीम अख्तर की मौत दिन के 10 बजे से 12 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही उसने बता दिया। 10 से 12 बजे के दरमियान, मैंने आईओ को घेरने की कोशिश करते हुए कहा। इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत 10:05 पर भी वाक़या होने का इम्कान है और 5 मिनट कम 12 बजे भी। मेरे ये बताए हुए दोनों औकात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टाइमिंग से बाहर तो नहीं है दोस्त मोहम्मद साहब? आपकी बात तकनीकी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन आप इसको हकीकत के तनाजुर में देखें तो बात साफ हो जाएगी। हकीकत के तनाजुर में क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि, वो वजाहत करते हुए बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी शख्स की मौत के वक्त की रेंज बताई जाती है, यानी रिपोर्ट में दर्जशुदा वक्त के दौरान में किसी वक्त इसकी मौत वाक़या हुई होती है, दरमियान में कहीं, जैसे मकतूल सलीम अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब ये है कि 10 और 12 बजे के दरमियान, यानी 11 बजे के आसपास इसकी मौत वाक़या हुई थी। 11 बजे के आसपास, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। 11 बजे मकतूल इस शोरूम पर पहुंचा था। 11 से पहले तो उसकी मौत वाक़या हो नहीं सकती। इससे यही ज़ाहिर होता है कि सलीम अख्तर की मौत 11 और 12 बजे के दरमियान किसी वक्त वाक़या हुई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है दोस्त मोहम्मद साहब? मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ वकील साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। सलीम अख्तर की मौत 11 बजे के बाद ही वाक़या हुई है और मेरा अंदाज़ा है कि 11:05 या 11:10 पर। ओह, इतना करीब अंदाज़ा लगाने का सबब बता सकते हैं? मैंने तंज़ीह अंदाज में आईओ की तरफ देखा। आपको तो किसी अस्पताल के चीर फाड़ डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। अस्पताल वाले आपकी इस बेमिसाल खूबी बल्कि हैरत अंगेज सलाहियत से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा एक्यूरेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें मेरी किसी सलाहियत का दखल नहीं है वकील साहब, वो मेरे तंज पर जुज़बुज़ होते हुए बोला। फिर क्या आपको अलहम होता है? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। ऐसी भी कोई बात नहीं, वो मेरे तीखे सवाल के जवाब में तहम्मुल से बोला। दरअसल सारा मसला टाइमिंग का है। टाइमिंग? कैसी टाइमिंग? मैंने पूछा। हमारे वहाँ पहुँचने की टाइमिंग, उसने जवाब दिया। हम जब जाए वकुआ पर पहुँचे तो मकतूल इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो चुका था। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, आप कितने बजे जाए वकुआ पर पहुँचे थे? 11:15 बजे, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखा। 11 बजे? पार्टी यानी कि मकतूल सलीम अख्तर जाए वकुआ पर पहुंचा और 11:15 बजे? क्या आपको पहले से पता था कि कफील यज़दानी के शोरूम में कत्ल की कोई वारदात होने वाली है? क्योंकि, मैंने ड्रामाई तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और इजाफा करते हुए कहा, क्योंकि पुलिस की ऐसी फुर्ती कभी देखने में नहीं आई कि वारदात के 10-15 मिनट बाद ही वो वकुआ पर मौजूद हो। इसमें पुलिस की फुर्ती वाली कोई बात नहीं, वो वजाहत करते हुए बोला। बस एक इत्तेफाक के तहत हम 11:15 बजे जाए वकुआ पर पहुंच गए थे।
इस इत्तेफाक की वजाहत फरमाएंगे? हम मामूल के गश्त पर थे, वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। जब हमारी गाड़ी जमशेद रोड से गुजरी तो इधर कारों के एक शोरूम के पास हमने गैर मामूली नकलो हरकत देखी। वो छुट्टी का दिन था और शोरूम खुला देखकर हम चौंक उठे। जब हमारी गाड़ी जाय वकुआ पर पहुंची तो पता चला कि मुलजिम ने शोरूम में किसी को कत्ल कर दिया है। 2-3 अफराद ने इसे दबोच रखा था। हमने जाकर मौके का जायजा लिया तो सूरत हाल वाज़ेह हो गई। हमने फौरन मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सूरत हाल वाज़ेह हो गई से आपकी क्या मुराद है? वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा। मतलब ये कि वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, मकतूल सलीम अख्तर की लाश शोरूम के ऑफिस वाले हिस्से में फर्श पर पड़ी थी और वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। थोड़ी सी तलाश के बाद एक मेज के नीचे आलाए कत्ल यानी कि आशारिया 3-2 कैलिबर का रिवॉल्वर भी मिल गया। ये रिवॉल्वर देसी साख्त का था। बादअज़ां मज़कूरा रिवॉल्वर के लेबॉर्ट्री टेस्ट से इस बात की तस्दीक हो गई कि जिन 2 मोहलिक गोलियों की वजह से मकतूल सलीम अख्तर की मौत वाक़ई हुई वो इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थीं। क्या आपने गिरफ्तारी के बाद मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स लिए थे? मैंने एक तकनीकी सवाल किया। और आलाए कत्ल पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात से इन फिंगरप्रिंट्स का मवाजना किया था? नहीं, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। क्यों? मैंने तेज नज़र से इसे घूरा। इतना अहम काम आप किस तरह भूल गए? मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। ज़रूरत महसूस नहीं की का क्या मतलब हुआ? इस वक्त शोरूम के ऑफिस वाले हिस्से में सिर्फ 2 ही अफराद थे। वो अपनी अकल के मुताबिक वजाहत करते हुए बोला। एक की लाश फर्श पर पड़ी थी और दूसरा फरार होते हुए पकड़ा गया था, लिहाजा वही कातिल हो सकता था। आपकी इस मंतक को फार्मूला नहीं बनाया जा सकता आईओ साहब, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। यह भी तो मुमकिन है कि कोई तीसरा शख्स पहले से वहां छुपा बैठा हो और उसी ने सलीम अख्तर को मौत के घाट उतारा हो। इस अमर के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, वो खासे मजबूत लहजे में बोला। अव्वल तो ये कि वक़्वा के रोज़ मुलजिम ने ठीक 10 बजे शोरूम खोला था, लिहाजा पहले से वहाँ किसी के छुप कर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और शोरूम खुलने के बाद अगर कोई तीसरा शख्स वहाँ आया था तो वो मुलजिम की नज़र से बच नहीं सकता था। अगर ऐसी कोई बात होती तो इसका इल्म मुलजिम को होना चाहिए। और पैराफिन टेस्ट के बारे में क्या कहते हैं? पैराफिन, ये क्या होता है? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। पैराफिन एक केमिकल टेस्ट होता है, मैंने इसके इल्म में इजाफा करते हुए बताया। जब कोई शख्स किसी गन से फायर करता है तो बारूद के चंद ज़र्रात उसके हाथ पर भी लग जाते हैं, जो आमतौर पर नज़र नहीं आते। लेकिन पैराफिन नामी केमिकल की मदद से जब ये मखसूस टेस्ट किया जाता है तो पता चल जाता है कि मज़कूरा शख्स ने गन का इस्तेमाल किया था या नहीं। इस टेस्ट की मदद से कातिल तक रसाई बहुत आसान हो जाती है। लेकिन मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़कर एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, जब आपको इस टेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं तो फिर आप ये टेस्ट कर कैसे सकते थे? और जब आपने ये टेस्ट किया ही नहीं तो फिर आपसे इस बारे में कोई सवाल करने का भी जवाब नहीं बनता। वो खिजालत आमेज नज़र से इधर उधर देखने लगा। ब्रीफ केस, मैंने सवालिया नज़र से आईओ की तरफ देखा और कहा, वो ब्रीफ केस जिसके अंदर 2 लाख कैश रकम मौजूद थी, जिसको लूटने के लिए इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम ने सलीम अख्तर को कत्ल किया, वही ब्रीफ केस जिसको ढाल बनाकर मकतूल ने चाय वकुआ से फरार होने की कोशिश की। इस ब्रीफ केस को आप रकम समेत या रकम के बगैर बाजियाब कराने में कामयाब हुए या नहीं? नहीं जनाब, वो ब्रीफ केस हमें कहीं नहीं मिला, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। हालांकि मैंने ऑफिस के अलावा बाहर शोरूम का भी कोना कोना छान मारा था। कमाल है, मैंने हाथ नचाते हुए कहा। आपको मकतूल की लाश मिल गई, मुलजिम को आपने गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल भी आपने बरामद कर लिया, लेकिन ब्रीफ केस की कोई खैर खबर नहीं। क्या ब्रीफ केस का साइज किसी सुई के बराबर था जो आपको नजर नहीं आ सका, जबकि इससे कहीं छोटे साइज का रिवॉल्वर आपको मिल गया था? जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी, वो कंधे उचकाते हुए बोला। यकीन करें या ना करें, आपकी मर्जी है। बात मेरी मर्जी की नहीं है दोस्त मोहम्मद साहब, हम वाक़ियाती शवाहिद और इम्कानात की बात कर रहे हैं, मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आपकी नज़र में जो हकीकत थी वो आपने बयान कर दी। अब ज़रा जहन पर जोर देकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी करें कि आखिर वो 2 लाख रुपए वाला ब्रीफ केस गया कहाँ? इसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? वो कोई जादू का ब्रीफ केस तो था नहीं कि उड़न छू हो गया। एक ही बात समझ में आती है जनाब,
वो पुरसोच अंदाज में बोला। ऐन मुमकिन है कि मुलजिम ने इस वारदात के लिए किसी और बंदे को भी अपने साथ लगा रखा हो। उसने सलीम अख्तर को कत्ल किया और उसका साथी ब्रीफकेस लेकर गायब हो गया। ये नामुमकिन तो नहीं है। ये दुनिया इम्कानात का गढ़ है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस वारदात में कोई और शख्स भी मुलजिम के साथ शामिल था तो फिर वो शख्स कहाँ गायब हो गया? आपने तो जाए वकुआ का चप्पा चप्पा छान मारा था। जैसे आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि मुमकिन है शोरूम में पहले से कोई शख्स छुपा बैठा हो जिसने सलीम अख्तर को कत्ल कर डाला हो। वो मुझ पर एक गहरी चोट करते हुए बोला। इसी तरह मैं भी ये कह सकता हूँ कि मुलजिम ने मकतूल की आमद से पहले ही अपने साथी को कहीं छुपा रखा हो और ब्रीफकेस हाथ लगते ही उसने अपने साथी को फौरन रफू चक्कर कर दिया हो। बाद अज़ां ये फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया। बहुत खूब, आइडिया जानदार है, मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रिमांड की मुद्दत के दौरान में आपने मुख्तलिफ हथकंडों से मुलजिम की ज़बान खोलने की कोशिश तो की होगी। उसने 2 लाख रुपए वाले ब्रीफकेस के बारे में क्या बताया है? कुछ भी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। कमाल है, पुलिस की तफ्तीश के सामने तो पत्थरों को भी ज़बान मिल जाती है, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। और आप एक कमज़ोर से इंसान की ज़बान से कुछ नहीं उगलवा सके? पुलिस वालों के बारे में आपकी राय मोतबर नहीं है वकील साहब, वो खफगी आमेज अंदाज में बोला। हम भी इंसान हैं और हुदूद में रहते हुए ही मुलजिम से तफ्तीश करते हैं। ठीक है दोस्त मोहम्मद साहब, मैंने आपकी बात पर यकीन कर लिया, मैंने मोतदिल लहजे में कहा। ये सवाल मैं मुलजिम ही से बराह रास्त करूँगा, आप मेरे एक अहम सवाल का जवाब दें। वो हमतन गोश हो गया। मैंने पूछा, आप जाए वकुआ पर उस वक्त पहुंचे जब मकतूल सलीम अख्तर का काम तमाम हो चुका था और मुलजिम को 2-3 अफराद ने अपने नरगे में ले रखा था। जब आपको पता चला कि इस शख्स ने शोरूम के अंदर किसी को कत्ल कर दिया है तो आपने इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। शोरूम के अंदर थोड़ी देर पहले जो वाक़या पेश आया था, आप उसके ऐनी शाहिद नहीं हैं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। जब मैंने कत्ल की वारदात को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा तो फिर मैं इस वाक़ये का ऐनी शाहिद कैसे हो सकता हूँ? आप इस वाक़ये के आई विटनेस नहीं हैं, मगर, मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। लेकिन इस तगाज़ा की रिपोर्ट में इस अमर का बड़ी शद्दोमत के साथ जिक्र किया गया है कि जब मुलजिम ने रिवॉल्वर के बलबूते पर मकतूल को लूटने की कोशिश की तो मकतूल ने नोटों वाले ब्रीफकेस को ढाल बनाकर वहां से फरार होना चाहा था। मेरे मौक्किल के मुताबिक ना तो उसने मकतूल को गन पॉइंट पर रखकर लूटने की कोशिश की और ना ही मकतूल ने ब्रीफकेस को ढाल बनाने की ज़रूरत महसूस की थी। जब ये वारदात हुई उस वक्त शोरूम के ऑफिस वाले हिस्से में सिर्फ 2 अफराद मौजूद थे। नंबर 1 मुलजिम शौकत अली, नंबर 2 मकतूल सलीम अख्तर। सलीम अख्तर से कुछ भी पूछना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि वो ऐसी जगह जा चुका है जहां जाकर उसका इंटरव्यू करना नामुमकिन है और दूसरे शख्स यानी अपने मौक्किल का बयान मैंने आपको सुना दिया है। अब आपसे मेरा सवाल ये है। ये कहकर मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और एक गहरी सांस ली, फिर ड्रामाई अंदाज को बरकरार रखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। आपको ये कैसे पता चला कि मकतूल ने ब्रीफकेस को ढाल बनाकर जाए वकुआ से फरार होने की कोशिश की थी? ये बात मुझे मकतूल के ड्राइवर ने बताई थी, आइयो दोस्त मोहम्मद ने जवाब दिया। मैंने 2-4 ज़िमनी सवालात के बाद इंक्वायरी ऑफिसर से जिरह ख़त्म कर दी। इसके बाद जज की इजाज़त हासिल करके मैं एक्यूज बॉक्स की जानिब बढ़ गया। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो मैंने जज से दरख्वास्त की थी कि मैं मुलजिम से चंद सवालात करना चाहता हूँ। इस पर वकील इस्तग़ासा ने एतराज़ात की बारिश कर दी थी और मेरी तवज्जो का ज़ाविया इस्तग़ासा की रिपोर्ट यानी पुलिस के पेश करदा चालान की तरफ मुड़ गया था। लिहाजा इस ज़मीन में तफ्तीशी अफसर का तफसीली इंटरव्यू करना लाजमी ठहरा था। इस इंटरव्यू में जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, इस्तग़ासा की बहुत सी खामियाँ, तफ्तीशी खामियों की निशानदही हुई थी। इसके बाद ही ये भी पता चला था कि मकतूल को ब्रीफकेस की ढाल बनाकर फरार होते हुए उसके ड्राइवर ने देखा था और यही बात पिछले केस में मुझे अजमल शाह उर्फ शाहजी की ज़बानी भी मालूम हुई थी। मकतूल के ड्राइवर का बयान तो समझ में आ रहा था कि वो उस वक्त जाए वारदात पर मौजूद था, लेकिन अजमल शाह को इस बात का कैसे पता चला? ये सवाल तहकीक तलब था। मैंने ब्रीफकेस के इशू को जहन से झटका और अपने मौक्किल यानी इस केस के मुलजिम शौकत अली की जानिब मुतवज्जा हो गया।
शौकत अली की उम्र 45 साल के आसपास रही होगी। वो कद्दो कामत में अपनी बीवी यास्मीन के बरक्स था, जबकि यास्मीन दराज कामत जबकि शौकत पस्ता कामत था। इनकी बेटी लैला कद्दो कामत में अपने बाप पर गई थी। मैंने सवालात का आगाज करते हुए शौकत अली से पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि वक़्वा से एक दिन पहले मकतूल ने शोरूम फ़ोन करके कार खरीदने का इरादा ज़ाहिर किया था? जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है, उसने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। चंद रोज़ पहले वो इस कार को पसंद कर गया था। बकुआ के रोज़ उसे रकम अदा करके कार वसूल करना थी। रकम यानी 2 लाख रुपए। जी हाँ, 2 लाख कैश, उसने जवाब दिया। ये मज़कूरा कार की कुल कीमत थी या इससे पहले भी वो कुछ रकम अदा कर चुका था? मेरी मालूमात के मुताबिक कार को पसंद करने के बाद मकतूल ने 10,000 रुपये टोकन मनी के तौर पर यज़दानी साहब को अदा कर दिए थे। मुलजिम ने पुरएतमाद लहजे में बताया और ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर वो मज़ीद 2 लाख रुपये अदा करके अपनी कार ले जाएगा। यानी कार की कुल कीमत 2,10,000 तय हुई थी। जी हाँ, यही हकीकत है। आप किसी नई कार की इतनी कम कीमत का सुनकर हैरान ना हों, क्योंकि जिस ज़माने का ये वाक़या है, इस वक्त 2-2.5 लाख में एक हैंडसम कार आ जाती थी। पिछले 40 साल में दीगर अशियाए ज़रूरत की कीमतों के साथ साथ गाड़ियों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बता सकते हैं कि मकतूल ने छुट्टी के रोज़ ही कार हासिल करने का प्रोग्राम क्यों बनाया था? मैंने मुलजिम की आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में सवाल किया। इसकी कोई मजबूरी रही होगी, वो सादगी से बोला। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वक़्वा से 1 रोज़ पहले मकतूल ने कितने बजे शोरूम फ़ोन करके अगले रोज़ अपने आने के बारे में बताया था? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। यही कोई लगभग शाम यानी रात 8 बजे। क्या इस वक्त फ़ोन पर मकतूल से आपकी बात हुई थी? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो फ़ोन यज़दानी साहब ने अटेंड किया था। और यज़दानी साहब ही ने आपको छुट्टी के दिन शोरूम खोलने के लिए कहा था? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने मुख्तसर जवाब देने पर इत्तफाक किया। आपने छुट्टी के रोज़ यानी वक़्वा के रोज़ कितने बजे शोरूम खोला था? 10 बजे, उसने बताया। पार्टी ने 11 बजे आने को कहा था। यज़दानी साहब अपने कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए पार्टी की सहूलत की खातिर उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले शोरूम खोलने का आर्डर दिया था। ठीक है, आपने वक़्वा के रोज़ 10 बजे शोरूम खोल लिया था और वहां बैठकर यज़दानी साहब का इंतज़ार करने लगे थे। मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए कहा। इसके बाद क्या हुआ? यज़दानी साहब ने मुझसे यही कहा था कि वो पार्टी की आमद से पहले शोरूम पहुंच जाएंगे। वो मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बोला। मुझे यज़दानी साहब और पार्टी दोनों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। इन दोनों में से पहले कौन शोरूम पहुंचा था? मैंने तेज़ लहजे में पूछा। कोई भी नहीं, वो अजीब से लहजे में बोला। क्या मतलब है आपका? मैंने पूछा। मतलब ये कि इन दोनों की आमद से कब्ल पार्टी का फ़ोन आ गया था। पार्टी से आपकी मुराद मकतूल सलीम अख्तर ही है ना? जी हाँ, उसने सर को अस्बाती जुम्बिश दी। मकतूल ने कितने बजे आपको फ़ोन किया था? 10:40 पर, उसने बताया। पार्टी ने फ़ोन पर आपसे क्या कहा था? यही कि उसने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, उसने जवाब दिया। उसने अगले रोज़ आने की बात की थी। पार्टी की जानिब से प्रोग्राम की तब्दीली के बाद आपने क्या कहा था? मैंने फौरी तौर पर यज़दानी साहब को फ़ोन करके ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया था, उसने बताया। यज़दानी साहब ने मुझसे कहा कि मैं शोरूम बंद करके अपने घर चला जाऊं। आपने यज़दानी साहब को कितने बजे फ़ोन किया था? पार्टी का फ़ोन सुनने के फ़ौरन बाद, उसने कहा। लगभग 11:15 बजे। 11:15 बजे, मैंने उसके कहे हुए अल्फाज को दोहराया और सवाल किया। क्या इसके बाद आपने यज़दानी साहब की हिदायत पर शोरूम बंद कर दिया था? जनाब, शोरूम कोई माचिस की डबिया नहीं जिसे 1 सेकंड में खोल बंद कर लिया जाए, वो गहरी संजीदगी से बोला। ये 15-20 मिनट का काम है और मैं अभी इस काम को मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि पार्टी वहां पहुंच गई। पार्टी शोरूम में पहुंच गई? मैंने हैरत भरी नज़र से मुलजिम की तरफ देखा। लेकिन थोड़ी देर पहले तो पार्टी ने आने से मना कर दिया था। आपने पार्टी की तरफ से आने वाले फ़ोन का जिक्र किया है? जी हाँ, पार्टी की आमद पर मुझे भी शदीद हैरत हुई थी। उसने बताया कि शुक्र है इस वक्त तक मैंने शोरूम के शटर नहीं गिराए थे। मैं पार्टी को अपने साथ अंदर ऑफिस में ले गया। क्या मकतूल अकेला ही ऑफिस में आया था या उसका ड्राइवर भी हमरा था? मैंने पूछा। वो अकेला ही अंदर आया था, मुलजिम ने बताया।
उसका ड्राइवर बाहर गाड़ी में बैठा रहा था। मैंने ड्राइवर की झलक देख ली थी और 2 लाख रुपए वाला ब्रीफकेस पार्टी यानी कि मकतूल के हाथ में था। जी हाँ, वो ब्रीफकेस के साथ ही अंदर आया था। इसके बाद ऑफिस के अंदर क्या वाकयात पेश आए? मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही मकतूल ने यज़दानी साहब के बारे में सवाल किया। वो वजाहत करते हुए बोला, मैंने कहा, चूंकि आपने आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, इसलिए यज़दानी साहब की आमद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और मैं भी शोरूम बंद करके बस अब जा ही रहा था कि आप आ गए। आपकी इस वजाहत पर पार्टी ने क्या कहा? मैंने तेज लहजे में पूछा। मेरी इस बात पर मकतूल ने उछल भरी हैरत का इजहार किया था। उसने बताया और कहा था कि उसने तो कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया था। क्या मतलब? फ़ोन तो मकतूल ने किया था, मैंने चौंके हुए अंदाज में कहा। जभी तो आपने यज़दानी साहब को पार्टी के प्रोग्राम के कैंसिल हो जाने के बारे में बताया था। जी हाँ, हकीकत तो यही है, मगर पार्टी का इसरार था कि उसने ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया। मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में बताया। पार्टी ने मुझसे कहा कि वो 2 लाख रुपए कैश लेकर आया है और अपनी पसंदीदा कार लेकर जाएगा, लिहाजा मैंने जल्दी से यज़दानी साहब को फ़ोन करके शोरूम पर बुलवा लूँ। फिर आपने पार्टी की फरमाइश पर अपने बॉस को फ़ोन किया था? इसकी नौबत ही नहीं आई जनाब, मुलजिम बेचारगी से बोला। नौबत नहीं आई से आपकी क्या मुराद है? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। क्या अचानक वहाँ कोई एटम बम फट गया था क्या? ऐसा ही समझ लें जनाब। ऐसा कैसे समझ लूँ? मैंने तेज आवाज में कहा। आप मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इस वाक़ये की तफसील बताएं, जिसकी वजह से आप पिछले कई माह से कानून की गिरफ्त में हैं, जेल और अदालत की सऊबतें भी उठा रहे हैं। मैंने जैसे ही यज़दानी साहब को फ़ोन करने के लिए टेलीफोन सेट की जानिब हाथ बढ़ाया, वो एक झुरझुरी लेकर बताने लगा। एक मुसल्लह शख्स अचानक शोरूम में दाखिल हुआ। उसने चेहरे पे ढाटा लगा रखा था। बस इसके बाद सब कुछ पलक झपकते में हो गया। मकतूल चूंकि मुझसे बात कर रहा था, इसलिए दरवाजे की जानिब उसकी पीठ थी। नौवारिद मुसल्लह शख्स ने मकतूल के सर का निशाना लेकर फायरिंग शुरू कर दी। मैं यकबारगी नीचे झुक गया। यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलीं और मैंने मकतूल को कटे हुए शहतीर के मानिंद ऑफिस के फर्श पर गिरते देखा। यह मंजर मैंने चौबी मेज के नीचे से देखा था, क्योंकि खुद को फायरिंग से महफूज रखने के लिए मैं ऑफिस की मेज के नीचे बैठ गया था। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने सरासीमा नज़र से मुझे देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। 2 गोलियां चलने के बाद फायरिंग थम गई थी। खामोशी छाते ही मैंने दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। अंदरूनी तजस्सुस ने मुझे थोड़ा गैर मोहतात और बहादुर बना दिया था। मैंने मेज़ के अक़ब से उठकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, और इसी वक्त मेरी आंखों ने 2 रोंगटे खड़े करने वाले मनाजिर देखे। मैंने किता कलामी की। कैसे मनाजिर? पहला मंजर तो मकतूल सलीम अख्तर की लाश का था। वो एक खौफनाक झुरझुरी लेकर बताने लगा। मकतूल अपने ही खून में लथपथ शोरूम के फर्श पर बेसुध पड़ा था। और दूसरा मंजर, उसने लम्हाती तवक्कुफ करके इन अल्फाज में इजाफा किया, दूसरे मंजर में मैंने इसी ढाठापोश मुसल्लह शख्स को फरार होते हुए देखा, जिसने मकतूल पर फायरिंग की थी। इसके हाथ में मुझे गन नजर नहीं आई, अलबत्ता वो ब्रीफकेस को मजबूती से थामे वहां से फरार हो रहा था। गन उसके हाथ में आपको नजर आ भी नहीं सकती थी, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा, क्योंकि ये तोहफा तो वो आपके लिए मेज के अक़ब में बाअंदाज़ खामोशी छोड़ गया था, ताकि बाद अज़ां आपको एक कातिल की हैसियत से इस खूनी वारदात में मुलविस किया जा सके। एनी हाउ, मैंने ड्रामाई तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब आपने गन बरदार मतलब ब्रीफकेस बरदार ढाटापोश शख्स को शोरूम से फरार होते हुए देखा, तो आपने क्या किया? इसके हाथ में गन न देखकर मेरा हौसला बढ़ा था। वो ठोस अंदाज में बोला, मैंने इस कातिल लुटेरे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी थी। तो क्या आप उसे पकड़ने में कामयाब हो गए थे? जी नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने जोर देकर पूछा, क्यों? जब तक मैं इसके करीब पहुंचता वो शोरूम से बाहर निकल चुका था, उसने मायूस लहजे में बताया। बाहर निकल चुका था तो क्या हुआ? मैंने एक खास अंदाज में कहा, इसके पास आतिशी असला तो था नहीं। आप बाहर निकलते ही उसके पीछे लपक जाते और उसे दबोचकर 100 जूते लगाते। इरादा तो मेरा यही था, वो एक ठंडी सांस लेकर बोला। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंसान जो सोचे वो हो भी जाए। हाँ, ये जरूरी नहीं है, मैंने इसके फलसफे से इत्तेफाक करते हुए कहा, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं कि वो हो ही ना सके। आपकी नाकामी का राज क्या था? वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। आपकी इस मायनाखेज
मुस्कुराहट पर अदालत को कतन कोई एतराज नहीं। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, अब आप जल्दी से ये भी बता दें कि आप इस खतरनाक कातिल और लुटेरे को पकड़ क्यों नहीं सके थे। जब मैं शोरूम से बाहर आया तो वो बंदा तो गायब हो चुका था, उसने बताया। इसके बाद मकतूल के ड्राइवर ने मुझे दबोच लिया। हाय, मैंने हैरत भरी नज़र से एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम की तरफ देखा और कहा, वो कमबख्त कहाँ गायब हो गया था और मकतूल के ड्राइवर ने आपको क्यों दबोच लिया था? इस कातिल लुटेरे के गायब हो जाने के बाद मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मकतूल के ड्राइवर ने मुझे एक कातिल की हैसियत से पकड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया था। ये क्या बात हुई? मैंने उलझन सदा लहजे में इस्तफसार किया। आप तो खुद कातिल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे थे। आपने मकतूल के ड्राइवर को सूरत हाल से आगाह नहीं किया था? किया था। मैंने मुत्तईद बार उसे बताया कि शोरूम के अंदर क्या वाकया पेश आया था, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुलजिम ने बेबसी से बताया। इसी दौरान में वहाँ एक दो राहगीर भी जमा हो गए थे। सबने मकतूल के ड्राइवर की बात पर यकीन कर लिया और मुझे ज़दोकोब करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पुलिस की एक गाड़ी गुजरी और इन लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद की कहानी तफ्तीशी अफसर ने आपको सुना ही दी है। वेरी सैड, मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर पूछा, क्या आप इस ढाठापोश को शनाख्त कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि अगर इस कातिल लुटेरे को दोबारा आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, नहीं। एक तो वो सब कुछ चश्मे ज़दन में पेश आ गया था और फिर इस शख्स ने अपने चेहरे को ढाटे के पीछे छुपा रखा था। मैं इसकी खदोखाल नहीं देख सका। इसका हुलिया या कदकाठ कुछ भी मुझे याद नहीं है। वकुआ के रोज शोरूम के अंदर जो कुछ पेश आया उसके बारे में आपने पुलिस को नहीं बताया था? मैंने धीमे लहजे में सवाल किया। एक बार नहीं 10 बार बल्कि 100 बार बता चुका हूँ, वो बेबसी से बोला। लेकिन वो लोग मेरी बात का यकीन करने को ही तैयार नहीं होते। इन लोगों की सुई सिर्फ एक ही जगह पर अटक कर रह गई है कि मैंने 2 लाख के लालच में मकतूल सलीम अख्तर को मौत के घाट उतारा है और अपने किसी साथी को रकम वाला ब्रीफकेस देकर कहीं रवाना कर दिया है। मेरी तहकीक और अदालती कार्रवाई से एक बात वाज़ेह होकर सामने आई है कि ये बात मकतूल के ड्राइवर ने पुलिस को बताई थी कि जब आपने मकतूल पर फायरिंग की तो वो ब्रीफकेस को ढाल बनाकर वहां से भागा था, लेकिन खोपड़ी के अकवी हिस्से में लगने वाली 2 गोलियों ने उसे फरार का मौका नहीं दिया। ड्राइवर के इस बयान में किस हद तक सदाकत है? किसी भी हद तक सदाकत हो ही नहीं सकती जनाब, वो मजबूत लहजे में बोला। ऑफिस में इस वक्त मेरे और मकतूल के सिवा और कोई भी नहीं था। किसी तीसरे शख्स को कैसे खबर हो सकती है कि मकतूल ने ब्रीफकेस को ढाल बनाकर वहां से फरार होने की कोशिश की थी? आप ये कहना चाहते हैं कि मकतूल के ड्राइवर ने सरासर गलत बयानी से काम लिया है? जी हाँ, 100%, वो अटल लहजे में बोला। क्या ये मुमकिन है कि मकतूल के ड्राइवर ने बाहर गाड़ी में रहते हुए ऑफिस के अंदर का मंजर देख लिया हो? मैंने एक इम्कानी बात की। ये नामुमकिन है, वो पूरी कतईयत से बोला। ये ठीक है कि शोरूम के ऑफिस में सामने वाले हिस्से में शीशा लगा हुआ है, लेकिन मकतूल ने सड़क पर जहां अपनी गाड़ी खड़ी की थी और जहां ड्राइवर इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वहां से ऑफिस के अंदर झांकना मुमकिन नहीं। और सबसे अहम बात ये कि वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मकतूल को इतना मौका ही नहीं मिल सका था कि वो ब्रीफकेस को ढाल बनाकर वहां से फरार होने की कोशिश करता। इधर ढाठापोश कातिल ने 2 फायर किए, उधर मकतूल धड़ाम से जमीन पोश हो गया। आप तफ्तीशी अफसर से पूछें कि मकतूल की लाश ऑफिस में कहाँ पड़ी मिली थी। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट योर ऑनर, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त से यही सवाल आइयो दोस्त मोहम्मद से करना चाहूँगा। तफ्तीशी अफसर दोबारा विटनेस बॉक्स में आ गया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आइयो साहब, जब आप जाए वकुआ पर पहुंचे तो मकतूल सलीम अख्तर की लाश ऑफिस के किस हिस्से में पड़ी हुई थी? जवाब देने से पहले आइयो ने उलझन सदा नजर से वकील इस्तगासा की तरफ देखा। मुझे यूं महसूस हुआ कि वो वकील इस्तगासा से निगाहों में कुछ हिदायत लेना चाहता है। मैंने आइयो की इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए बावाज़े बुलंद कहा, नो इशारेबाजी दोस्त मोहम्मद साहब, इधर मेरी आंखों में देखकर मेरे सवाल का जवाब दें। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने जारहाना अंदाज में सवाल किया, ये मुमकिन नहीं कि आपने जाय वकुआ का नक्शा तैयार न किया हो। इस नक्शे में आपने शोरूम के ऑफिस में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों के नाम और मकामात की तफसील भी दर्ज की होगी
और इसी दौरान में लाजमन ये जिक्र भी आया होगा कि मकतूल सलीम अख्तर की लाश ऑफिस के फर्श पर किस जगह पड़ी पाई गई थी। जी हाँ, मकतूल की लाश ऑफिस की मेज के करीब ही फर्श पर पड़ी मिली थी, उसने रुक रुक कर बताया। वकुआ के नक्शे में भी इसी का जिक्र मौजूद है। आईओ का ये जवाब मेरे मुवक्किल की हिमायत में जाता था, जिससे ये भी साबित होता था कि मकतूल को जान बचाने का मौका ही नहीं मिल सका था। तो ब्रीफकेस को ढाल बनाकर भागने का क्या सवाल। इस अहम तरीन इंकिशाफ के बाद मैंने आईओ ऑफिसर को आड़े हाथों लिया। आईओ साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तेज आवाज में कहा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि मकतूल की खोपड़ी के अकवी हिस्से में लगने वाली 2 गोलियों ने उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। इस अमर से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ठोस हकीकत है, वो कमजोर से लहजे में बोला, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी जानिब इशारा करती है। अब आप इस ठोस हकीकत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताएं कि जब मुल्जिम और मकतूल आमने सामने खड़े एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो फिर मुल्जिम की चलाई हुई दोनों गोलियां तो मकतूल के जिस्म के सामने वाले किसी हिस्से में लगना चाहिए थी ना। जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि मकतूल पर अकब से फायरिंग की गई थी। मैंने अपने सवालात में तेजी भरते हुए पूछा, और यकीनन ये फायरिंग मुल्जिम ने नहीं की होगी। इंक्वायरी ऑफिसर बहुत मुश्किल में नजर आया। जवाब देना उसकी मजबूरी थी, लिहाजा बादल नाखास्ता सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, जी। आईओ साहब, आपकी इस मुसलसल जी से तो यही साबित होता है कि मकतूल पर मुल्जिम ने फायरिंग नहीं की थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़कर कहा, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरा मुवक्किल कातिल नहीं है। वो जुज़बुज़ होकर इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, जी मैं क्या कह सकता हूँ दोस्त मोहम्मद साहब, सब कुछ आप ही को कहना पड़ेगा, मैंने तीखे लहजे में कहा। आप इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं। आपकी तफ्तीश की रिपोर्ट की वजह से मेरा मुवक्किल एक कातिल की हैसियत से गुज़िश्ता कई माह से कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, और आपकी ये तहकीक और तफ्तीश अब रेत की दीवार साबित हो रही है। उसने एक बार फिर इमदाद तलब बाल्फाज़े दीगर मशवरा तलब अंदाज में वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा, लेकिन इस मरतबा भी मैंने इसे वहाँ से किसी किस्म की खुसूसी या अमूमी हिदायत लेने का मौका नहीं दिया, और खासी जारहाना अंदाज में कहा, दोस्त मोहम्मद साहब, हालत और वाक़ियात इस अमर की जानिब इशारा करते हैं कि मेरे मुवक्किल ने सलीम अख्तर नामी कार के खरीदार को कत्ल नहीं किया, और आपका इस्तग़ासा मेरे मुवक्किल को कातिल साबित करने के लिए कई माह से तगोदो में लगा हुआ है। साफ और वाज़ेह अल्फाज में बताएं कि आपकी नज़र में मेरे मुवक्किल और इस केस के मुल्जिम की क्या हैसियत है। वो जनाब, वो बात दरअसल ये है कि वो डूबते को तिनके के सहारे के मुस्ताक रंगनी वजाहत करते हुए बोला, इस्तग़ासा के एक गवाह और मकतूल के ड्राइवर के मुताबिक मुल्जिम ने मकतूल को लूटने के लिए इस पर रिवॉल्वर तान लिया था। मकतूल अपनी जान बचाने के लिए जब ब्रीफकेस की आड़ लेकर भागा, तो अक़ब से मुल्जिम ने इस पर 2 गोलियां चलाईं, जो सीधी उसकी खोपड़ी के अक़बी हिस्से में पेवस्त हो गईं। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है आईओ साहब, मुल्जिम ने अभी बताया है, और जाए वक़ुआ पर जाकर इस अमर की तस्दीक भी की जा सकती है कि मकतूल का ड्राइवर बाहर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे शोरूम के अंदर ऑफिस वाले हिस्से में झांक ही नहीं सकता था। फिर उसने अपना इतना तफसीली मंजर कैसे देख लिया। अपने इस सवाल का जवाब तो मैंने इस्तग़ासा के गवाह यानी मकतूल के ड्राइवर ही से लेना है, लेकिन आप भी कम कम कोई कम अहम इंसान नहीं हैं। मैं बार बार आपको कटहरे में बुलाने की जहमत नहीं दूंगा, लिहाजा आप अभी अपना काम निपटा दें तो इसमें आप ही की आसानी है। इसकी समझ में ना आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो उलझन भरी नजर से मुझे देखने लगा। मैंने उसे आड़े हाथों लिया। आइए साहब, आप अभी थोड़ी देर पहले इस अमर की तस्दीक कर चुके हैं कि मकतूल सलीम अख्तर की लाश ऑफिस में रखी मेज के करीब फर्श पर पड़ी मिली थी। अगर आपके गवाह और मकतूल के ड्राइवर के बयान को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर जब मकतूल अपनी जान बचाने के लिए ब्रीफकेस को ढाल बनाकर भागा था, तो खोपड़ी में 2 गोलियां खाने के बाद उसे ऐसी जगह गिरना चाहिए था जो मेज से दूर और ऑफिस के दाखिली दरवाजे के नज़दीक होती। वो मकाम मेज और दरवाजे के दरमियान होता, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं था। आप इस ज़मीनी हकीकत के बारे में कौन सी आसमानी बात करेंगे आईओ साहब।
मैंने इतनी मजबूती के साथ उसे अपनी जिरह के शिकंजे में कस लिया था कि उसके लिए सुई के नाके के बराबर भी जाय फरार नहीं बची थी। उसने हाथ की पुश्त से पेशानी पर उभर आने वाले पसीने को साफ किया और लरजीदा आवाज में बोला, मेरा ख्याल है कि इस तगाज़ा के गवाह और मकतूल के ड्राइवर इलियास को किसी किस्म की गलत फहमी हो गई थी। जब ही उसने ऐसा बयान दिया कि इस बयान की रोशनी में मेरा मौक्किल कातिल नजर आने लगा और असल कातिल कहीं तारीकी में छुप कर बैठा है। मैंने उसके अधूरे जुमले को हकाइक की तवानाई से मुकम्मल करते हुए कहा, जिससे ये साबित होता है कि इस तगाज़ा के गवाह ने दरोग गोई का मुजाहरा किया था या नहीं? जी हाँ, वो मकैनिकी अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। जी हाँ, वो मैकेनिकी अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। इससे यही जाहिर होता है कि या तो गवाह को मुगालता हुआ था और या फिर उसने दानिस्ता झूठ बोला था। अगर इसे मुगालता हुआ था तो आपकी अकल कहाँ घास चरने गई थी? मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं। आपने आंखें, कान और दिमाग के दरवाजे खुले रखते हुए मौके की कार्रवाई क्यों नहीं की? और बाद असां केस का चालान तैयार करते हुए आपने इस इम्कान को जहन में क्यों नहीं रखा कि इस तकाज़ा के गवाह इलियास को कोई मुगालता हो सकता है और वो अपने बयान के सिलसिले में किसी किस्म की गलत बयानी भी कर सकता है? आपको पैराफिन टेस्ट के बारे में अगर मालूमात नहीं तो कोई बात नहीं, मगर इतना तो मालूम होगा कि मैंने दानिस्ता तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए इजाफा किया, जब कोई शख्स झूठ का सहारा लेकर किसी हकीकत को छुपा रहा होता है तो उसके पेश नज़र कोई ख़ास मकसद होता है। ये मकसद किसी भी नौइयत का हो सकता है। या तो वो अपने किसी जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है या वो कोई जुर्म करने जा रहा होता है और दरोगोई का सहारा लेकर अपनी राह हमवार कर रहा होता है, या किसी भी हवाले से वो झूठ बोलकर कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करना चाहता है, और या फिर वो इस गलत बयानी के ज़रिए किसी बड़े नुकसान से बचना चाहता है। आपके ख्याल में इस तगाज़ा के गवाह इलियास ने किस ज़मीन में ये झूठ बोला होगा? मैं क्या कह सकता हूँ? वो घबराए हुए अंदाज में बोला। आपके सवाल का जवाब तो इलियास ही दे सकता है। ठीक है, ये सवाल मैं इस तगाज़ा के गवाह इलियास ही से करूँगा, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपकी मालूमात में भी इजाफा करना चाहूँगा। इजाफा? किस किस्म का इजाफा? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जैसे आपको इलियास की ज़बानी ये पता चला कि वक़्वा के रोज़ मकतूल सलीम अख्तर अपनी जान बचाने के लिए ब्रीफकेस को ढाल बनाकर भागा था, ऐसे ही ये बात मुझे भी किसी शख्स ने बताई थी। मैंने मायना खेज़ अंदाज में कहा। किसने? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। अजमल शाह ने। अजमल शाह कौन? उसके लहजे में हैरत दर आई। अजमल शाह अल मारूफ शाह जी, मैंने वजाहत करते हुए कहा। ये शख्स मुलजिम का सौतेला भाई और पड़ोसी है और इस केस में मुलजिम के लिए वकील सफाई का बंदोबस्त भी उसी ने किया था। और ये वही शख्स है जिसने धोखाधड़ी से मुलजिम का फ्लैट हथियाने की कोशिश भी की थी, जो मेरी वजह से कामयाब न हो सकी। इस केस की रुदाद आपकी नॉलेज में ज़रूर होगी। जी हाँ, उसने मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। जनाब अली, मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, इस केस का चालान और इस तगाज़ा तैयार करने के सिलसिले में जिस नौइयत की संगीन गलतियां की गई हैं, इनकी तफसील मोअज़्ज़ज़ अदालत के इल्म में आ चुकी है। मुलजिम को जाए वक़्वा से गिरफ्तार किया गया, आला कत्ल भी जाए वारदात से ढूंढ लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आला कत्ल पर से कातिल के फिंगरप्रिंट्स नहीं उठाए गए और ना ही मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स लेकर इनका आला कत्ल वाले फिंगरप्रिंट से मवाजना करने की जहमत गवारा की गई। ये इस तगाज़ा की एक ऐसी गलती बल्कि कोताही है कि इसकी जितनी भी मसम्मत की जाए कम है। और दूसरी अहम बात, मैंने सांस लेने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर अपने दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, दूसरी अहम बात यह कि पैराफिन टेस्ट की जहमत भी नहीं की गई और इस पर तुर्रा ये कि आईओ साहब को इस अहम टेस्ट के बारे में मालूमात भी नहीं है। इस वक्त तक अदालती कार्रवाई जहां तक पहुंच चुकी है, इसकी रोशनी में मेरा मौक्किल और इस केस का मुलजिम सरासर बेगुनाह नजर आता है। मुअज़्ज़ज़ अदालत से मेरी यही इस्तदा है कि आइंदा पेशी पर इस तगाज़ा के गवाह इलियास को अदालत में पेश करने के अहकाम सादिर किए जाएं, ताकि इस केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके और मेरा मौक्किल अपनी मुख्तसर सी फैमिली के बीच बैठकर सुख का सांस ले सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेरी बात खत्म हुई? उधर जज ने वकील इस्तगासा से पूछा। वकील साहब, क्या आप अगली पेशी पर अपने गवाह इलियास को अदालत में पेश कर सकते हैं?
क्यों नहीं जनाब, वो किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह जल्दी से बोला। जरूर पेश करूंगा। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। जज ने 10 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैं अदालत से बाहर आया तो आइयो दोस्त मोहम्मद मेरे पास आ गया। उसके चेहरे पर मुझे गहरी गंभीरता दिखाई दी। मैंने पूछा, क्या हुआ आइयो साहब? मेरे किसी सवाल से आपकी दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपको तो पता है कि अदालत पहलवानों के किसी अखाड़े से कम नहीं होती। हर पहलवान अपनी जीत के लिए मुख्तलिफ दांव-पेच इस्तेमाल करता है और बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत ज्यादती भी हो ही जाती है। मैं कोर्ट के अंदर ट्रायल के दौरान में किसी भी शख्स से जिस किस्म के सख्त सवालात या जारहाना रवैया रवा रखता हूँ तो वह अदालत और कानून के तकाजे निभाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अदालत से बाहर की बात दूसरी है। आज की कार्रवाई में मैंने इंक्वायरी ऑफिसर दोस्त मोहम्मद को कास्टिक सोडे की मदद से धो डाला था। इसीलिए इस वक्त मैं नरमी, खुश अखलाकी और माजरत खाही के अंदाज में पेश आ रहा था। लेकिन जब वो मौला तो मामला कोई और ही निकला। बेग साहब, बात अखाड़े दांव-पेच और ज्यादती की नहीं है। वो गहरी संजीदगी से गोया हुआ। फिर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिर क्या बात है? आपने मुझे उलझा कर रख दिया है, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। आपने जिक्र किया है कि ब्रीफ केस को ढाल बनाकर भागने वाली बात अजमल शाह ने आपको बताई थी। वो बदस्तूर उलझन ज़दा नजर से मुझे देखते हुए बोला। यही मौक़िफ़ इस्तग़ासा के गवाह इलियास का भी है, लेकिन हालात व वाक़ियात की रोशनी में मुल्ज़िम मुजरिम नजर नहीं आ रहा। और आप इतने मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आइयो साहब? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा। ये कोर्ट रूम नहीं है। आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि मेरा मौक्किल और इस केस के मुल्ज़िम शौकत अली को पिछले कई माह से बेगुनाह अदालतों में घसीटा जा रहा है और जेल में सड़ाया जा रहा है। मुल्ज़िम मुजरिम नजर नहीं आ रहा के बजाय आप इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए ये क्यों नहीं कहते कि मुल्ज़िम बेगुनाह है और किसी सोची समझी गहरी साजिश के तहत इसे इस संगीन मुकदमे में फंसाया गया है। वो दिल से तो इकरार कर चुका था कि मेरा मौक्किल बेगुनाह है, लेकिन ज़बान से इस हकीकत का इकरार करते हुए हिचकिचा रहा था। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, अगर एक ही बात दो अफराद ने कही है तो इससे जाहिर होता है कि इलियास और अजमल शाह में कोई गहरा ताल्लुक मौजूद है। बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आता है। मैंने अचानक बेरुखी का मुजाहरा करते हुए कहा। आप इस केस के तहकीकी और तफ्तीशी अफसर हैं। इस सिलसिले में भी थोड़ी सी तहकीक और तफ्तीश फरमा लें। अगली पेशी में अभी 10 दिन बाकी हैं। हो सकता है आपको अजमल शाह और इलियास के माबैन ताल्लुक का कोई अहम सुराग मिल जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो मैंने एक लम्हा रुककर गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तो आइंदा पेशी पर इलियास के साथ ही अजमल शाह को भी अदालत में ले आइएगा। दूध का दूध और पानी का पानी जो भी होना है जज के सामने ही हो जाएगा। वो सोचती हुई नजर से मुझे देखता रह गया और मैं बेमुरवती से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया जो कोर्ट के अहाते में पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी। अगली पेशी पर मैं तो यही तवक्को कर रहा था कि इस्तग़ासा की जानिब से इलियास के अलावा अजमल शाह को भी गवाही के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मैंने गुज़िश्ता पेशी के इख्तिताम पर आइयो दोस्त मोहम्मद को सोचने के लिए एक नई राहत दे दी थी और वो इस नुक्ते में बहुत दिलचस्पी लेता नजर आ रहा था कि इलियास के अलावा अजमल शाह ने भी मकतूल के हवाले से ब्रीफकेस को ढाल बनाकर भागने की बात की थी। वो इन दोनों अफराद के बीच किसी खास कनेक्शन की तलाश में था और इसी बिना पर मुझे उम्मीद थी कि दोस्त मोहम्मद इलियास ड्राइवर के साथ ही अजमल शाह को भी अदालत में पेश करेगा ताकि ये केस अपनी आखिरी हदों को छूते हुए मंतकी अंजाम को पहुंच जाए। लेकिन हुआ इसके बरक्स। इस पेशी पर ना तो इलियास मौजूद था और ना ही अजमल शाह। इलियास की जानिब से बीमारी का सर्टिफिकेट आ गया था और जाहिर है अदालत ने अजमल शाह के ज़िम्मन में कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया था, इसलिए उसके जिक्र का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। इस पेशी पर 3 अफराद की गवाही हुई, जिनमें 2 राहगीर मुश्ताक हुसैन और अमजद अली थे और तीसरा शोरूम का मालिक कफील यज़दानी था। इन तीनों की गवाही बस रस्मी सी थी। मुश्ताक हुसैन और अमजद अली ने वक़्वा के हवाले से कोई काबिल ज़िक्र मंजर नहीं देखा था। वो इस वक्त चाय वारदात पर पहुंचे थे जब मकतूल के ड्राइवर इलियास ने मुल्ज़िम शौकत अली को अपनी बाहों में जकड़ रखा था और हलक फाड़ फाड़ कर कातिल कातिल चिल्ला रहा था। इन दोनों ने कातिल को काबू करने में इलियास की मदद की थी। इसके फौरन बाद पुलिस की गाड़ी वहां से मामूल के गश्त पर गुजरी तो ये मामला पुलिस के हवाले कर दिया गया था। मुश्ताक हुसैन और अहमद अली दर हकीकत
शोरूम के ऑफिस वाले हिस्से में पेश आने वाले वाकयात के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लिहाजा मैंने सरसरी सी जिरह के बाद इन्हें फारिग कर दिया। कफील यज़दानी खालिसतन एक कारोबारी शख्स था। उसके अंदाज में एक खास किस्म की संजीदगी पाई जाती थी। मुलजिम एक तवील अरसे से उसके पास मुलाजिम था और वो इस पर अंधा एतमाद भी करता था, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से वो मुलजिम से खासा बरगश्ता नजर आता था। असल में इस तकासा ने केस की इब्तिदा में जिस तरह मुलजिम को एक खतरनाक मुजरिम के रूप में पेश किया था, इस तासुर ने यज़दानी की सोच को भी खासा मुंतशिर कर डाला था। इंसान की शराफत और ईमानदारी अपनी जगह, लेकिन किसी भी दौर में इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि दौलत का लालच बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार अफराद की आंखों पर हिर्स व हवस की पट्टी बांध देता है। और शौकत अली भी एक इंसान था, एक ज़रूरतमंद इंसान। लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था और पहले फ्लैट वाले सिलसिले में और अब मुलजिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में मैंने केस का रुख फेर दिया था। इसको देखते हुए कफील यज़दानी के दिल में शौकत अली के लिए हमदर्दी के जज्बात बेदार हुए थे और गुज़िश्ता पेशी पर होने वाली कार्रवाई में मेरी कारकर्दगी ने तो कफील यज़दानी को पूरी तरह ये बावर करा दिया था कि शौकत अली को किसी सोची समझी साजिश के तहत इस जहन्नमी खेल में धकेला गया था। मेरी गुज़िश्ता पेशी वाली धुआंधार कार्रवाई ने तो अदालत को भी कई जावियों से मुतासिर किया था। मैंने चंद ऐसे ठोस पॉइंट अदालत के सामने उजागर किए थे जिनकी रोशनी में मेरा मुवक्किल बेकसूर और बेगुनाह नजर आया था, और इसी बिना पर मेरी फरमाइश पूरी करने की गर्ज से अदालत ने इस पेशी पर मकतूल के ड्राइवर और इस केस में इस तकासा के गवाह की हैसियत के हामिल इलियास को पेश करने का खुसूसी हुक्म जारी किया था, लेकिन इस हुक्म की तामील नहीं हो सकी थी। जनाबे आली, मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, यह केस एक मकाम पर रुक सा गया है। वाक़ियात, हालात और शवाहिद इस हकीकत की जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा कर रहे हैं कि मेरा मुवक्किल सरासर बेगुनाह है। एक ख़ास मंसूबे के तहत उसे इस झमेले में डालने की कोशिश की गई है। अगर आज इस तकासा का गवाह इलियास यहाँ मौजूद होता तो मैं हकीकत के चेहरे पर पड़ा आखिरी पर्दा भी चाक करके इसे रोज़े रोशन की तरह आया कर देता, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तकासा की गफलत के नतीजे में आज उसका गवाह इलियास यहाँ नजर नहीं आ रहा। इसमें इस तकासा की गफलत का कोई दखल नहीं है, वकील इस तकासा ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। इस तकासा के गवाह की जानिब से मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में दाखिल कर दिया गया है। शायद ये बात मेरे फाजिल दोस्त के इल्म में नहीं है। मैंने वकील मुखालिफ के तंज़िया अल्फाज को जहरीली मुस्कुराहट की मदद से काटा और निहायती ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं किसी भी बात से गाफिल नहीं हूँ मेरे फाजिल दोस्त, और ना ही इस मामले में बेखबरी से मेरा कोई ताल्लुक रहा है। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बता सकेंगे कि आपके मोअज़्ज़िज़ की नासाज़ी तबाह कितने दिन तक चलेगी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वो कंधे उचकाते हुए बोला, मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट में इस तकासा के गवाह की नासाज़ी तबाह का सबब एक वबाई मर्ज बयान किया गया है। मैंने उसके जख्म पर नमकपाशी करते हुए कहा, जो दो नहीं तो 3 दिन तक तो ठीक हो ही जाता है, या कम से कम पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। और वैसे भी अदालत के कमरे में हमने इनसे ना तो गड़े खुदवाने हैं और ना ही 10-10 बिलाक उठाकर इन्हें छठी मंजिल तक ले जाने को कहा जाएगा। हम भी नहीं बल्कि सिर्फ मैं तो इनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू करूंगा। 2 या 3 सवालात। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर जारहाना अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, अब आप ये बताएं कि इस तकासा के गवाह और मकतूल के ड्राइवर इलियास को कब अदालत में पेश कर रहे हैं? वकील इस तकासा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा ही था कि जज ने तहकमाना अंदाज में कहा, वकील साहब, आप ठीक 3 दिन के बाद अपने गवाह इलियास को हर सूरत अदालत में हाजिर करेंगे। यस सर, वो मरियल सी आवाज में बोला। इस तकासा के गवाह और मकतूल के ड्राइवर इलियास की जात के हवाले से जज को यकीन हो चुका था कि दाल में कुछ काला जरूर है। जज के इस एहसास या यकीन का मतलब ये था कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह था, लिहाजा इस मौके पर मैंने एक और फायदा उठाने की कोशिश की। जनाबे आली, मैंने जज की जानिब देखते हुए मौतबाना अंदाज में कहा, 3 रोज बाद अगर मुलजिम के सौतेले भाई अजमल शाह उर्फ शाजी को भी अदालत में बुला लिया जाए तो ये केस उसी दिन खात्मा बिलखैर के मुस्तक अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। अब इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही कि इन दोनों अफराद में कोई न कोई ताल्लुक या रब्त जब्त मौजूद है। जब इन दोनों के बयान में इस कदर मुश्तरक पाई जाती है
कि अपनी जान बचाने के लिए मकतूल ब्रीफकेस को ढाल बनाकर ऑफिस के दरवाजे की जानिब भागा था। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस वक्त मुलजिम की बीवी यास्मीन शौकत भी अदालत के कमरे में मौजूद थी। इससे पहले कि जज वकील इस्तगासा से कुछ कहता, यास्मीन ने अचानक अपना हाथ फजा में उठा दिया, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो कुछ कहना चाहती थी। यास्मीन आज ताखीर से अदालत पहुंची थी। अभी तक मेरी इससे बाकायदा हेलो हाय भी नहीं हुई थी। बस दोनों ने सर की मखसूस जुम्बिश से एक दूसरे को अदालत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। जी बीवी, आप क्या कहना चाहती हैं? जज ने यास्मीन की तरफ देखते हुए कहा। सर, अजमल शाह को अदालत तक लाना शायद मुमकिन ना हो, यास्मीन ने बिखरी हुई आवाज में कहा। जज के चेहरे पर हैरानी के तासुरात उभरे और पेशानी पर सिलवटें नमूदार हुईं। मैंने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। जज ने पूछा, क्यों बीवी? उसके घर पर ताला पड़ा है, यास्मीन ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में सांस खारिज की। बीवी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है इधर कटहरे में आकर कहो, जज ने विटनेस बॉक्स की जानिब इशारा करते हुए कहा। अगले चंद सेकंड में मुलजिम की बीवी यास्मीन शौकत गवाह वाले कटहरे में मौजूद थी। मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद यास्मीन के करीब चला गया। उसने अदालत के कमरे में अचानक जो सनसनीखेज इंकशाफ किया था, उसने जज समेत वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया था। मैंने यास्मीन की आंखों में देखते हुए सवाल किया, यास्मीन साहिबा, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई कि अजमल शाह कहीं गायब हो चुका है? मुझे खुद आज सुबह ही पता चला है, वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोली। कल रात तक तो वो लोग घर के अंदर मौजूद थे, मगर आज सुबह से दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। वो लोग कहाँ गए हैं? मैंने सरसराते हुए लहजे में इस्तफसार किया। वो सादगी से बोली, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आज अदालत आते हुए मेरे जहन में यही था कि सबसे पहले आपको अजमल शाह के ग़याब के बारे में बताऊंगी, लेकिन रास्ते में रक्षा खराब हो गया और जब मैं अदालत पहुंची तो केस की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। मैं ये सोचकर एक तरफ बैठकर अदालती कार्रवाई देखने लगी कि जब आप यहाँ से फारिग होंगे तो आपसे इस अचानक रूनुमा होने वाली तब्दीली का जिक्र करूंगी, लेकिन इससे पहले कि आज की समाअत खत्म होती, आपने अजमल शाह का तस्करा शुरू कर दिया। किसी को कुछ तो पता होगा कि वो कहाँ गायब हुआ है, मैंने कहा। आपने आसपास के लोगों से सुनगुन लेने की कोशिश की? सबसे पूछ लिया वकील साहब, मगर कोई इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, वो शख्स खुर्दा अंदाज में बताने लगी। लोग उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हैं कि अजमल शाह मेरा पड़ोसी था और मैं इनसे क्यों पूछ रही हूँ? इन लोगों के बारे में मुझे सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब अली, अजमल शाह की पुरअसरार गुमशुदगी बहुत से सनसनीखेज इंकशाफात की जानिब इशारा कर रही है, और वो भी ऐन उस दिन जब इस केस की एक अहम कार्रवाई होने वाली थी। गुज़िश्ता पेशी पर इस अमर का इम्कान पैदा हुआ था कि मकतूल के ड्राइवर और इस्तगासा के गवाह इलियास और मुलजिम के पड़ोसी के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। इस पेशी का इख्तिताम भी इसी इशू पर हुआ है कि इलियास के अलावा अजमल शाह को भी आइंदा पेशी पर अदालत में पेश किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला दलाइल को इसी जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आज इलियास की जानिब से मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाता है और अजमल शाह भी अचानक कहीं गुम हो जाता है, यानी आपस में कदर मुश्तरक रखने वाले दोनों अफराद अदालत की स्क्रीन से गायब हैं। कहीं अजमल शाह की तरह इलियास भी अपने घर पर ये बड़ा सा ताला डालकर उड़न-छू न हो जाए। इसलिए जनाब अली मोअज़्ज़िज़, अदालत से मैं इस्तदा करता हूँ कि इस्तगासा के गवाह इलियास को पहली फुर्सत में अदालत में हाजिर होने के अहकामात सादिर किए जाएं। और मैंने एक बार फिर तवक्कुफ करके गहरी नज़र से जज की तरफ देखा और अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और इसके साथ ही पुलिस को हुक्म दिया जाए कि वो अजमल शाह उर्फ शाह जी को जल्द से जल्द तलाश करके अदालत तक लाने की कोशिश करे। इस शख्स का किरदार मोअज़्ज़िज़ अदालत से ढका छुपा नहीं है। इसने जिस तरह अपने सौतेले भाई यानी इस केस के मुलजिम और मेरे मुवक्किल को धोखे में रखकर उसकी बीवी यास्मीन से उनका फ्लैट हथियाने की मज़मूम कोशिश की, वो पूरा का पूरा केस अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है। जो शख्स इस हद तक गिर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ऐन मुमकिन है कि सलीम अख्तर का कत्ल इलियास और अजमल शाह की मिली भगत का शाखसाना हो, जिसमें मेरे मुवक्किल के लिए उन्होंने कुर्बानी के बकरे का किरदार तजवीज़ करते हुए इस मासूम शख्स को गहरी खाई में फेंक दिया हो। मेरे जहन और दिल में जो कुछ भी था वो मैंने बेलाग कह डाला था, और ये तमाम बेबुनियाद या मनगढ़ंत बातें नहीं थीं, बल्कि इसे मेरी तहकीक और पेशा वराना तजुर्बे का निचोड़ कहा जा सकता था।
عدالت بھی اسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر جج نے اس کیس کے انکوائری آفیسر دوست محمد اور وکیل استغاثہ سے مشترکہ طور پر کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک خاص قسم کا تحکم پایا جاتا تھا۔ یہ عدالت استغاثہ کے گواہ الیاس اور ملزم کے پڑوسی اور سوتیلے بھائی اجمل شاہ کو آئندہ پیشی پر عدالت میں حاضر دیکھنا چاہتی ہے اور اگلی پیشی 1 روز بعد ہے۔ الیاس کو اس اسٹریچر پر اٹھا کر بھی عدالت کے کمرے میں لانا پڑے تو کوئی تردد نہ کیا جائے۔ آرڈر از آرڈر اینڈ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ اگرچہ جج نے پچھلی پیشی پر آئندہ پیشی کے لیے 1 دن بعد کی تاریخ دی تھی، تاہم اس سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جج کی جارحانہ حکم گوئی کے بعد اسی روز وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے رابطہ کیا تاکہ اسے 1 روز بعد عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہہ سکے، مگر گواہ کی جانب سے اس کا فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ اس کوشش میں 3-4 بار ناکام ہونے کے بعد وکیل استغاثہ نے خود اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس کے دروازے پر بھی تالا پڑا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے الیاس کے پڑوسیوں سے اس کی بابت معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں سے اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے اس کیس کے انکوائری آفیسر کو فون کیا اور اسے تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس صورتحال نے دوست محمد کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ وہ اپنی پولیس مشینری کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ جہاں کہیں بھی الیاس کے پائے جانے کا امکان تھا دوست محمد نے وہاں ضرور جھانکا۔ جب سے میں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اجمل شاہ نے بھی مقتول کے حوالے سے وہی بیان دیا ہے جو استغاثہ کے گواہ الیاس کا موقف ہے، تو اس کے بعد سے آئی او دوست محمد خاصا چوکنا ہو گیا تھا اور خفیہ نگرانی کرتے ہوئے اس نے ایک ایسی جگہ کا پتہ لگا لیا تھا جہاں الیاس اکثر وقت گزارنے آتا تھا۔ وہ مقام دراصل جوئے کا ایک اڈہ تھا جہاں دیسی شراب بھی بآسانی دستیاب ہو جاتی تھی۔ اس اڈے کو مراد خان نامی ایک موٹا شخص چلاتا تھا۔ مراد خان کی زبانی دوست محمد کو پتہ چلا کہ آج صبح الیاس وہاں آیا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ جب اس اور شخص کے حلیے کے بارے میں دوست محمد نے مختلف سوالات کیے تو اسے مراد خان کے جوابات نے سیدھا اجمل شاہ کی صورت تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کے مراحل آسان ہوتے چلے گئے اور رات گئے مراد خان کی نشاندہی پر دوست محمد نے چھاپا مار کر الیاس اور اجمل شاہ کو اورنگی ٹاؤن کے ایک گھر سے برآمد کر لیا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اورنگی ٹاؤن کا وہ گھر فرید خان کا تھا۔ یہ وہی فرید خان تھا جو اجمل شاہ نے جس کے کندھے پر بندوق رکھ کر یاسمین کو لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس کی کسٹڈی میں الیاس اور اجمل شاہ نے جو بیان دیا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے اختتام سے بھی پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ الیاس اور اجمل شاہ کی بہت پرانی دوستی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بھی اور الگ الگ بھی بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے تھے، لیکن ان کی سرگرمیوں کی نوعیت ایسی سنگین کبھی نہیں رہی تھی کہ معاملہ قتل تک جا پہنچے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا اور اس معاملے میں فرید خان نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، مگر اصل قاتل اجمل شاہ عرف شاہ جی ہی تھا۔ بعد ازاں الیاس اور اجمل شاہ کی نشاندہی پر پولیس نے ان کے دوست کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق ملزم کی بیوی یاسمین اور یاسمین سے اجمل شاہ کی بیوی تک یہ بات پہنچی کہ چھٹی کے روز ملزم شو روم جانے والا ہے کیونکہ کوئی پارٹی 2 لاکھ کی کیش رقم لے کر شو روم پہنچنے والی ہے، تو اجمل شاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ 2 لاکھ کیش کے تصور نے اس کی نیت میں فطور اور منہ میں پانی بھر دیا تھا۔ اس نے فی الفور اپنے یار الیاس سے رابطہ کیا۔ یار، ایک چانس ہے 2 لاکھ کمانے کا۔ کہاں سے؟ الیاس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک چائے خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اجمل شاہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اسے ملزم شوکت علی کے حوالے سے بتا دیا۔ اجمل شاہ خاموش ہوا تو الیاس نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا، تم کس شو روم کی بات کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا پڑوسی شوکت علی کس کار شو روم میں کام کرتا ہے؟ وہ شو روم جمشید روڈ پر ہے، اجمل شاہ نے جواب دیا، اور شو روم کے مالک کا نام ہے کفیل یزدانی۔ اوہ! الیاس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، کیا تمہیں پتہ ہے چھٹی کے دن 2 لاکھ کیش کے ساتھ جو پارٹی کار خریدنے یزدانی کے شو روم آ رہی ہے وہ کون ہے؟ نہیں، اجمل شاہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں بھلا اس پارٹی کے بارے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنی بیوی کی زبانی جو پتہ چلا ہے وہ تمہیں بتا دیا ہے۔
اس کے آگے میں تمہیں بتاتا ہوں یار۔ الیاس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم اس طرح کیوں مسکرا رہے ہو الیاس؟ اس نے الیاس کے پراسرار انداز کو دیکھ کر کہا۔ تم نے ابھی جس پارٹی کا ذکر کیا ہے، الیاس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، میں اسے جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جیسے کہ تم اپنے پڑوسی اور کفیل یزدانی کو جانتے ہو۔ کون ہے وہ؟ اجمل شاہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میرا سیٹ، الیاس نے گویا دھماکہ کیا۔ سلیم اختر، اور میں بھی اس کے ساتھ ہی شو روم آؤں گا، اس کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، کیونکہ میں اس کا ڈرائیور جو ٹھہرا۔ تو اس کا مطلب ہے 2 لاکھ کی رقم گئی ہاتھ سے؟ اجمل شاہ نے مایوسی بھری نظر سے الیاس کی طرف دیکھا۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ الٹا الیاس نے اس سے سوال کر ڈالا۔ میرا مطلب ہے کہ الیاس، سلیم اختر تمہارا سیٹ ہے، اجمل شاہ نے کہا۔ ظاہر ہے تم اسے لوٹنے کے منصوبے کی حوصلہ افزائی کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، الیاس اجمل شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو تم اپنے سیٹ کو لوٹنے کے لیے تیار ہو؟ اجمل شاہ نے پوچھا۔ میرے سیٹ کو تم لوٹو گے اور الزام تمہارے پڑوسی پر آئے گا، الیاس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس بات کا گواہ بنوں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ اور بعد میں، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اور بعد میں 50-50 کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے 1 لاکھ تمہارے اور 1 لاکھ میرے۔ کیسا آئیڈیا ہے یار؟ بہت عمدہ آئیڈیا ہے، اجمل شاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے اس مشن کی پلاننگ کی اور اگلے روز اس منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ حسب پروگرام مقتول سلیم اختر 2 لاکھ کیش کے ساتھ کفیل یزدانی کے شو روم پہنچ گیا۔ الیاس دانستہ باہر گاڑی ہی میں رک گیا تاکہ اپنا رول نبھا سکے۔ مقتول نے بھی اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے کی ضد نہیں کی۔ ملزم شوکت علی اپنے باز کفیل یزدانی کے حکم پر پارٹی کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے شو روم کھولے بیٹھا تھا۔ الیاس اور اجمل شاہ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت شو روم فون کر کے ملزم کو یہ اطلاع دی کہ پارٹی آج نہیں آئے گی۔ اس کا فائدہ وہ لوگ اسی طرح اٹھانا چاہتے تھے کہ کفیل یزدانی شو روم نہ آ سکے اور انہیں اپنے کام میں آسانی حاصل رہے۔ اگر کفیل یزدانی اور ملزم دونوں بیک وقت آفس کے اندر موجود ہوتے تو ان کے لیے یہ کارروائی خاصی مشکل ہو جاتی۔ ملزم نے اس فون کو پارٹی ہی کا فون سمجھا اور اپنے سیٹ کو اس بارے میں بتا دیا۔ یہ فون ایسی ٹائمنگ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ملزم کے شو روم بند کرنے سے پہلے پارٹی یعنی سلیم اختر وہاں پہنچ جائے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے چاہا تھا۔ ملزم نے جس ڈھاٹا پوش گن بردار شخص کا ذکر کیا تھا وہ در حقیقت اجمل شاہ عرف شاہ جی ہی تھا۔ اس نے ملزم سے اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر ڈھاٹا لگا رکھا تھا۔ الیاس اور اجمل شاہ میں جو کچھ بھی طے ہوا تھا اس میں مقتول سلیم اختر کا قتل شامل نہیں تھا، لیکن اجمل شاہ اپنے طور پر کوئی اور ہی منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ وہ اس 2 لاکھ کی رقم کے علاوہ ملزم کو ساری زندگی جیل میں سڑا کر اس کا فلیٹ بھی ہتھیانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس مقصد میں اسے کامیابی حاصل ہونے والی تھی کہ اس کو قاتل ثابت کروا سکے۔ الیاس کو کیس کی پل پل کی خبر تھی کیونکہ وہ استغاثہ کا گواہ خاص یعنی عینی شاہد تھا۔ پچھلی 1-2 پیشیوں پر میرے ساتھ اور اٹھائے ہوئے میرے نکات اور ٹھوس دلائل نے جس طرح اس کیس کا رخ پھیرا تھا، اس صورتحال نے یقیناً الیاس کو اندر باہر سے بہت ڈسٹرب کر دیا ہوگا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نے اجمل شاہ کو اس بارے میں نہ بتایا ہو۔ لہٰذا پہلے اس کی جانب سے بیماری کا سرٹیفکیٹ آیا اور اس نے جب بات نہ بن سکی دیکھی تو بالفاظ دیگر جب میں نے اس کی دال نہ گلنے دی اور میری فرمائش پر جب جج نے ہر حال میں اسے عدالت میں پیش کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا تو اس کے پاس فرار کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ الیاس کے اکیلے فرار سے یہ معاملہ سنبھلنے والا نہیں تھا۔ اس کیس میں میں نے الیاس کے نام کے ساتھ ہی اجمل شاہ کا نام بھی نتھی کر دیا تھا اور اسے بھی عدالت میں گھسیٹنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا، لہٰذا ان دونوں جرائم پیشہ افراد کو ایک ساتھ منظر سے غائب ہونا پڑا۔ اجمل شاہ کے بچے وغیرہ نہیں تھے، اس نے چپ چاپ گھر پر تالا ڈالا، بیوی کو اس نے میکے چھوڑا اور خود الیاس کی معیت میں اورنگی ٹاؤن کے ایک گھر میں جا چھپا۔ تاہم آئیو کی ہوشیاری نے ان دونوں کو گرفتار کروا دیا۔ انسان بھی بہت عجیب و غریب شے ہے، تمام زندہ چیزوں میں سب سے زیادہ عقل اس کے پاس ہے، مگر یہ اس کا سب سے کم استعمال کرتا ہے، اور جتنا استعمال کرتا ہے اس میں بھی اس کا ذاتی مفاد پیش رہتا ہے۔
जब ये कहा गया है कि इंसान सरासर घाटे में है। अजमल शाह के लालच और मक्काराना सोच ने वो गुल खिलाए जिनकी वजह से बहुत से लोगों को एक तवील अरसे तक मुतासिर होना पड़ा। शौकत अली एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में महीनों अदालत के चक्कर लगाता रहा और जेल में सड़ता रहा। ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि असल कातिल के मंजर आम पर आ जाने के बाद आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मौक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया था।